नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए संसदीय सचिवालय नई दिल्ली में अधिकारी पद पर कार्यरत प्रसिद्ध लेखक सुशांत सुप्रिय की लिखी हुई कहानी चाचा जी का अधूरा उपन्यास। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। चाचा जी हिंदी साहित्य में एक बड़ा नाम थे। उन्होंने दर्जनों कथा संग्रह, काव्य संग्रह व उपन्यास लिखे थे। उनकी आलोचनात्मक किताबों ने कई स्थापित मान्यताओं को तोड़ा था। उन्हें बहुत सारे साहित्यिक पुरस्कारों से नवाजा गया था। उनकी कृतियों को बच्चे स्कूलों व कॉलेजों में पढ़ते थे। उनकी किताबों पर विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राएं शोध कार्य करते थे, यानी वे हिंदी साहित्य के गगन के चमकते सूर्य थे। चाचा जी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में रहते थे। जब अचानक एक दिन चाची जी की मृत्यु हो गई तो चाचा जी उस बड़े से घर में नितांत अकेले रह गए। घर के कामकाज के लिए रोज़ आने वाली सुशीला बाई को छोड़कर अब उनके पास कोई नहीं होता था। सुशीला बाई भी सुबह आती थी और शाम को चली जाती थी। चाची जी की मृत्यु के बाद जब मैं चाचा जी से मिला था तो उन्होंने मेरे सामने एक प्रस्ताव रख दिया। वे मेरी साहित्यिक अभिरुचियों से अवगत थे। मैं थोड़ा बहुत लिख पढ़ लेता हूँ। मेरी उम्र 40 बरस की हो गई है, किंतु मैंने स्वयं को साहित्य के लिए समर्पित कर दिया है, इसलिए मैंने शादी नहीं की। इस समय चाचा जी को किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उनकी वृद्धावस्था में उनके लिखने पढ़ने के काम में उनकी मदद करता और उनके साहित्यिक सरोकारों को संभाल लेता। इसलिए उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि यदि मैं उनके पास आकर रहूं और उनके साहित्यिक सरोकारों को संभाल लूं तो वे मुझे हर महीने एक निश्चित वेतन देने के साथ ही अपनी वसीयत में अपनी मृत्यु के बाद मेरे लिए घर छोड़ जाएंगे। यूँ भी उनके कोई बाल बच्चा नहीं था। मैं इस आकर्षक प्रस्ताव को नहीं ठुकरा सका। दरअसल मुझे चाचा जी शुरू से अच्छे लगते थे। फिर एक प्रतिष्ठित साहित्यकार के रूप में भी मैं उनकी बहुत कद्र करता था और मुझे उनका मकान तो पसंद था ही। इसलिए मैंने उनके प्रस्ताव को मान लिया और एक रविवार अपना ज़रूरी सामान लेकर मैं चाचा जी के यहाँ शिफ्ट कर गया। वहाँ आते ही मैंने अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल लीं। मैंने उनकी पूरी लाइब्रेरी की डस्टिंग करके सारी किताबों को व्यवस्थित कर दिया। हर रोज़ सुबह के नाश्ते और रात के भोजन के बाद चाचा जी घंटा 2 घंटा लिखते थे। मैंने उनकी देखभाल अच्छी तरह करनी शुरू कर दी। उन्हें पौष्टिक आहार मिले, मैं इसका ख्याल रखता। उनके जीवन को सरल और सुगम बनाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके साहित्यिक पत्राचार और प्रकाशकों से हो रही उनकी बातचीत में भी मैंने उनकी पूरी मदद करनी शुरू कर दी। शाम में मैं लॉन में टहलने में उनकी मदद करता। इस तरह 80 वर्षीय चाचा जी का जीवन फिर से सही ढंग से चलने लगा। वे भी मुझे पसंद करने लगे। कहते, प्रशांत तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरा जीवन कैसा होता। मैं मुस्कुराकर उनका स्नेह ग्रहण कर लेता। मुझे चाचा जी का काम काज संभाले लगभग 1 साल हो गया था। इस बीच उनका एक काव्य संग्रह और 2 कथा संग्रह प्रकाशित हो गए थे। चाचा जी को सर्दियों के इन महीनों में लॉन की धूप में आराम कुर्सी पर बैठकर कोई पुस्तक पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे समय में मैं ये ख्याल रखता था कि उनके महत्वपूर्ण फ़ोन कॉल्स के उत्तर दिए जाएं और उन्हें नेस्कैफ़े की उनकी पसंदीदा लाइट कॉफ़ी मिलती रहे। किंतु फिर वो दिन भी आ पहुंचा। एक रविवार दोपहर 1 बजे के करीब जब मैं खाना खाने के लिए उन्हें बुलाने के लिए लॉन में गया तो मैं सन्न रह गया। वे आराम कुर्सी पर बैठे बैठे ही चल बसे थे। बाद में डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उनका अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी मेरी ही थी, जो मैंने बखूबी निभाई। उनकी अंत्येष्टि में शहर भर के दर्जनों साहित्यकार शामिल हुए। अखबारों और खबरिया चैनलों ने उनकी मृत्यु को हिंदी साहित्य के लिए अपूरणीय क्षति बताया। मैंने सभी रीति रिवाजों का अनुपालन किया। इस सबसे मुक्त होने के बाद मैंने उनकी लाइब्रेरी पर ध्यान केंद्रित किया। एक बड़े हॉल में फैली उनकी लाइब्रेरी में हिंदी और अंग्रेजी साहित्य की हजारों अमूल्य पुस्तकें भरी पड़ी थीं। किताबों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें जीवन भर संभाल कर रखना किसी सिरदर्द से कम नहीं था। अब जब चाचा जी नहीं रहे तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन किताबों को शहर के विश्वविद्यालय को दान में दे दूं, ताकि पढ़ने लिखने वाले लोग इन पुस्तकों का लाभ उठा सकें। इसलिए एक सोमवार मैंने चाचा जी की लाइब्रेरी की सारी किताबों को यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भेजने का प्रबंध कर दिया। अपनी अकस्मात मृत्यु से पहले चाचा जी अपने अगले उपन्यास पर काम कर रहे थे। उन्होंने उसके 9 अध्याय लिख लिए थे। उनकी स्टडी में मुझे इस उपन्यास की उनकी हस्तलिखित पांडुलिपि भी मिली।
बातचीत के दौरान चाचा जी ने तब जिक्र किया था कि 10वां अध्याय इस उपन्यास का अंतिम अध्याय होगा, लेकिन उपन्यास पूरा कर पाने से पहले ही वो चल बसे। मैंने सोचा कि उपन्यास पढ़कर देखा जाए। 10वां अध्याय यदि पूरा कर दिया जाए तो चाचा जी का ये उपन्यास प्रकाशित किया जा सकता था। उनकी अधूरी कृति को पूरा करने की इच्छा मेरे मन में जगी। चाचा जी के उपन्यास की पांडुलिपि के वे 9 अध्याय उनकी 5 डायरियों में उनकी ही लिखावट में मौजूद थे। 9वें अध्याय के अंत के बाद अगले पृष्ठ पर चाचा जी ने अपनी लिखावट में 10वां अध्याय लिखकर उसे अंडरलाइन कर दिया था, पर इसके नीचे या डायरी में इसके बाद के किसी पृष्ठ पर और कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ये डायरियाँ उनकी स्टडी टेबल पर पड़ी हुई थीं। इत्तेफाक से इस घटना के बाद मैं लगभग 15-20 दिनों तक दूसरे कामों में फंस गया और चाचा जी के उपन्यास की ओर ध्यान नहीं दे सका। 15-20 दिनों के बाद फुर्सत मिलने पर मैं उनकी स्टडी में दोबारा गया। अंतिम डायरी पलटते जब मैं 10वां अध्याय वाले पृष्ठ पर पहुंचा तो सन्न रह गया। वहाँ चाचा जी की लिखावट में नई लाइन लिखी हुई थी, बेटा मेरा ये 10वां अध्याय तुम लिखकर जल्द से जल्द मेरा ये उपन्यास छपवा दो। मुझे काटो तो खून नहीं। मुझे पक्का याद था कि पिछली बार ये पंक्तियाँ इस पृष्ठ पर नहीं लिखी थीं। फिर चाचा जी की मृत्यु के बाद उनकी लिखावट में ऐसी बात यहाँ किसने लिख दी? काम करने वाली सुशीला बाई को छोड़कर बाहर से घर में और कोई नहीं आता था, पर सुशीला बाई तो अनपढ़ थी। फिर चाचा जी की लिखावट को हूबहू वैसा ही लिख पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल काम था। ये एक ऐसा रहस्य था जिसे मैं नहीं सुलझा पा रहा था। हालांकि मैं भूत प्रेतों में यकीन नहीं करता, लेकिन जब मैंने इस गुत्थी के बारे में जान पहचान वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चाचा जी की अतृप्त आत्मा अपने अपूर्ण उपन्यास के कारण इसी घर में भटक रही है। खैर, मैंने चाचा जी की स्टडी में ताला लगा दिया। यार दोस्तों ने सलाह दी कि घर की शुद्धि और चाचा जी की आत्मा की शांति के लिए घर में पूजा पाठ और यज्ञ का आयोजन किया जाए। लिहाजा एक रविवार मैंने इलाके के मंदिर के पंडित जी को बुलाकर घर में पूजा पाठ और यज्ञ का आयोजन करवाया। अगले दिन मैं फिर से चाचा जी की स्टडी में पहुंचा। कांपते हाथों से मैंने वो डायरी उठाई और वो पृष्ठ खोला जिसमें 10वां अध्याय लिखा हुआ था। मैं फिर से सन्न रह गया। अब पिछली पंक्ति के नीचे चाचा जी की लिखावट में नई पंक्तियाँ लिखी हुई थीं। बेटा तुम इस काम को गंभीरता से नहीं ले रहे हो। इस उपन्यास के 10वें अध्याय को तुम्हें ही पूरा करना है। जल्दी करो, 10वां अध्याय लिखकर ये उपन्यास छपवाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल जो संभावना व्यक्त कर रहा था, मेरा दिमाग उसे मानने से इनकार कर रहा था। पर पहली बार मुझे डर भी लगा। क्या ये वाकई भूत का चक्कर था? खैर, जो भी हो, मैंने चाचा जी का पूरा उपन्यास शुरू से अंत तक पढ़ा और मुझे 10वां अध्याय लिखने के लिए एक संभावित अंत सूझ ही गया। मुझे लगा कि यदि चाचा जी जीवित होते तो उन्हें भी ये संभावित अंत पसंद आता। फिर तो मैंने 2-4 दिन में चाचा जी के उपन्यास का अंतिम 10वां अध्याय लिख दिया। इसके बाद चाचा जी की किताबों के एक प्रकाशक से बात करके मैंने पुस्तक के प्रकाशन के लिए अंतिम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। 3 महीनों के भीतर उपन्यास छपकर आ गया। उपन्यास की प्रतियां लेकर मैं चाचा जी की स्टडी में गया। मैंने उस डायरी का वही पृष्ठ खोला जहां 10वां अध्याय लिखा हुआ था। मैं फिर से हैरान रह गया। चाचा जी की खूबसूरत लिखावट में पिछली पंक्तियों के नीचे लिखा था, बेटा मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। अलविदा। मैं नहीं जानता ये सब क्या था, पता नहीं भूत होते हैं या नहीं, लेकिन उस दिन के बाद उस डायरी में फिर कभी कोई नई पंक्ति लिखी हुई नहीं पाई गई। अभी आप सुन रहे थे सुशांत सुप्रिय जी की लिखी हुई एक रोमांचक कहानी, चाचा जी का अधूरा उपन्यास। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।